नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी पर, जहां पर काफ़ी सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद ड्यूटी घटने के ऊपर यहां पर जोर है। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस हमने यहां पर एसोसिएशंस ज्वेलरी की तरफ से जाते हुए देखी हैं, लेकिन क्या सरकार इसे मानेगी, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने यहां पर भावों में अब 3 साल के हाइज बनते हुए देखे हैं। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में यहां पर जंग जारी है, दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से, जो कि व्हीट बोल ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, कुछ कंसर्न्स बनती हुई नजर आ रही हैं और उसकी तेज़ी हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनते हुए देखी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीपी ज्वेलर्स के बाय पवन गुप्ता के डायरेक्टर पीयूष गुप्ता, श्री गोवर्धन रोलर फ्लावर मिल्स के डायरेक्टर संदीप बंसल एंड केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं। एंड संदीप जी, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है और इस साल की अगर बात की जाए तो व्हीट फ्यूचर्स यूएस में 37% तक चढ़ चुके हैं। 3 साल के हाइज पर कारोबार है। इंडिया भी एक्सपोर्ट करने वाला है। हमने उसे प्रोहिबिटेड से फ्री में यहाँ पर आता हुआ देखा है। क्लियरली जो व्हीट एक्सपोर्ट कर पाएंगे इस समय में उनके लिए काफ़ी फायदे का काम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ये तेजी कितनी सस्टेनेबल आपको लगती है? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मनीषा जी, एक्चुअल में ये जो ट्रेंड है ये 4-5 महीने से स्टार्ट हो गया था। हमारी प्रीवियस मीटिंग में भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि यूएस में स्टार्टिंग में क्रॉप नंबर्स का इशू आया, उसके बाद में एल नीनो का कंसर्न्स, देन फॉलोड बाय दिस ब्लैक सी चैलेंज। ब्लैक सी इस टाइम पे मोस्ट क्रिटिकल हो गया है बिकॉज एवरीवन ऑफ अस नोस के लास्ट 50 डेज से सिचुएशन इज नॉट गुड ओवर देयर एंड कंटिन्यूसली वेसल्स पे अटैक की वजह से वी ऑल नो ब्लैक सी एक मेजर सप्लायर है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में एंड मिडल ईस्ट में अच्छी खासी क्वांटिटी ब्लैक सी से आती है। उस हर्डल की वजह से हमें हमारे नेबरिंग एरियाज में व्हीट का अच्छा डिमांड दिख रहा है और सीबॉट के नंबर्स पे उसका क्लियर इंडिकेशन आ रहा है बिकॉज ब्लैक सी बीइंग अ मेजर एक्सपोर्टर, वहां से जो 30 to 40% का सप्लाई में गैप आया है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सीबॉट रैली। इंडियन मार्केट्स में कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप इसका? मैम, 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इसको जो एक्सपोर्ट को फ्री किया उसके पीछे लॉजिक ये था। इनिशियली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 30 मिलियन टन का करना चाहती थी बस, बट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस सेल ऑफ द फार्मर्स गवर्नमेंट को उसको 36 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट करना पड़ा बिकॉज मिलर्स का डिमांड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। एमएनसीज वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द स्टॉक्स। गवर्नमेंट ने इसी लॉजिक पे वर्क करते हुए कि फार्मर को रियलाइजेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा, उन्होंने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। उसका रिजल्ट ये निकला है, इन प्रीवियस 3 to 4 वर्किंग डेज हमें मार्केट में 2 से 3% का एक अपवर्ड स्विंग नोटिस किया है एंड अगर ये मोमेंटम बना रहता है एक्सपोर्ट का मूवमेंट का, क्योंकि बांग्लादेश के भी काम हुए और कांडला से भी 1-2 वेसल्स के अपडेट्स हैं, अगर इस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा हमें इंटरनेशनल मार्केट से तो इंडियन मार्केट फर्दर 2 से 3% और इम्प्रूव करेगा। माना ये जा रहा है कि सितंबर में हम ओएमएसएस आता हुआ देखेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? ओपन सेल में मैम अगर हम लोग 15 अगस्त के मार्केट की बात करें, 15 to 20 अगस्त मींस प्रीवियस वीक की बात करें तो मोर और लेस 50% ऑफ द इंडिया वाज ट्रेडिंग बिलो द ओपन सेल बेस प्राइसेस। सो अभी हम लोग ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि ओपन सेल के अनाउंसमेंट से कुछ करेक्शन आएगा। हाँ, देयर आर 1 or 2 स्टेट्स जैसे पंजाब है, जम्मू है, अगर ओपन सेल टाइमली आता है एंड सब्जेक्टिव टू कि ओपन सेल कितनी क्वांटिटी में आता है और अलॉटमेंट का कितना पोर्शन मिलर को बिग क्वांटिटी में मिलता है, उसके ऊपर बहुत कुछ प्राइसेस डिपेंड करेंगे। बट अगर मैं पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कोई भी ओपन सेल में करंट मार्केट लेवल से मार्केट को ड्रैग नीचे नहीं कर पाएगी, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन है बिकॉज अपने लास्ट स्टेटमेंट में संजीव चोपड़ा जी जो हमारे रिस्पेक्टेड फूड सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये चीज हाईलाइट भी की थी कि हमारा मेजर कंसर्न है कि फार्मर्स को उनका रियलाइजेशन अच्छा मिले, उन्हें सोइंग के टाइम पे अच्छी एक मोटिवेशन मिले। सोइंग जब हम बोलते हैं मैम तो हमें एक चीज और हाईलाइट करनी पड़ेगी, इस साल मक्का में अच्छी खासी तेजी आई है। मक्का 23 से 25 रुपए के लेवल्स पे मेंटेन्ड है। अगर यही मोमेंटम बना रहा तो हमें व्हीट की सोइंग में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है अपकमिंग क्रॉप के लिए। संदीप, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर प्राइसेस देखें तो जैसे आपने कहा काफ़ी चीज़ों पे ऑफ कोर्स यहाँ पर डिपेंड करेंगे, लेकिन फेस्टिवल सीजन आगे आ रहा है, उसके बाद विंटर सीजन है, गेहूं की मांग अच्छी रहती है इस समय में। कैसे देखेंगे आप उसे A1? एंड दूसरा ये जो पूरा एल निनो का फैक्टर है, आपको लगता है कि जो सर्दियों वाले महीने हैं वहाँ पर शायद तेज़ी देखने को मिले प्राइसेस में इंडियन मार्केट्स में भी, और क्या रेंज आप बनता हुआ देखेंगे?
मैम सर्दियों के लिए अगर इंडिया में कोई बहुत अच्छा डिमांड आता है फेस्टिव सीजन का भी, या एक्सपोर्ट की वजह से भी, एक लोकल प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं पे भी कोई सप्लाई का गैप आता है, तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट इज वेल प्लेस्ड एंड गवर्नमेंट हैज इनफ सप्लाईज टू मेंटेन दैट थिंग। अब ये चीज हमें देखनी पड़ेगी मैम कि कौन से पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जाके गवर्नमेंट फील्स के उसको अब इंटरवेन करना चाहिए। So prices are much subjected to government open sale policy rather than any festive demand, ma'am. Because private sector में अभी तो we have plenty of supplies and further 1-1.5 महीने तक हमें कोई scarcity जैसी situation नजर नहीं आ रही है। Then but of course नवंबर में हमें open sale की अच्छी खासी requirement रहेगी, तो we have to wait for that. पॉइंट टेकन। संदीप बंसल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और गेहूं का वो पूरा ब्यौरा भी देने के लिए। तो क्लियरली प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त है, कुछ बहुत सपोर्ट इंडियन मार्केट्स में भी है, लेकिन आगे जाके हम किस तरह का एल निनो, एक्सपोर्ट्स, OMSS, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भारतीय बाजार यहाँ पर देखेंगे गेहूँ के लिहाज से। मिलिए तो बात हुई गेहूँ की, लेकिन बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं और अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। और तेज़ी यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है, कुछ कंसोलिडेशन है स्पेशली आफ्टर जो कल के US के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उसके बाद, और कल जैक्सन होल सिंपोजियम है, तो सोना आज शायद बीच में कहीं अटकता हुआ दिख रहा है। नमस्ते मनीषा जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जैसे वीट की बात कर लेते हैं, कमोडिटी सुपर साइकिल में एग्री का जो सुपर साइकिल है वो चल ही रहा है, बट गोल्ड भी पीछे नहीं है। गोल्ड में हमने $700 की जो बड़ी तेजी देखी है, उसके बाद पिछले 3 सेशन से हम थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं प्राइस में। नो डाउट ड्यूटी को लेकर कुछ कंसर्न्स डेफिनेटली देखे जा रहे हैं, बट मुझे लगता है बिल्कुल कल जो जैक्सन होल की जो स्पीच रहेगी उससे एक क्वांटम समझ में आएगा कि फेड किस तरफ जाता है, क्योंकि सितंबर की रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी वो खत्म होते हुए दिखाई दी है। कच्चा तेल भी काफी नीचे आ चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स जो है वो कूल ऑफ हुए, तो कंसोलिडेशन रहना चाहिए अगले आज और कल में, उसके बाद मार्केट क्लियरिटी दिखेगी। बट ओवरऑल जो थीम है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है सोने में। अजय जी, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर की बात की तो एब्सोल्युटली चीनी इस साल 15% ऊपर है, सोयाबीन फ्यूचर्स 17%, गेहूं के फ्यूचर्स 37% जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, रबर फ्यूचर्स 31%, कॉटन 38% US मार्केट्स में फ्यूचर्स के तौर पर, तो डबल डिजिट परसेंटेज गेन है और एनीवेयर बिटवीन 15 से 40% कुछ कमोडिटीज में एग्रीकल्चर में हमने इस साल में अब तक बनता हुआ देखा है। और अभी तो एल निनो और इन्फ्लेशन और वो सब सीपन होना बाकी है। एब्सोल्युटली, आप लगातार इस साल की शुरुआत से कहते रहे हैं कि एग्री नेक्स्ट चीज़ है, एग्री बढ़ेगा बढ़ेगा, और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ से भी आपको लगता है तेज़ी है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आती हुई देखी जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट है और एनर्जी कॉस्ट है जो बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो एग्री की जो तेजी है वो अगले साल आराम से मई जून तक कंटिन्यू रहेगी। साथ में हम जियो पॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, ब्लैक सी में जो थोड़ा डिस्टर्बेंस होते हुए उसका असर अब हम बाकी कमोडिटीज पे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी मौसम को लेकर, डिमांड को लेकर, स्टॉक को लेकर चिंता कंटिन्यू बनी रहेगी और एग्री में तेजी यूं ही बनी हुई रहेगी। ऑलराइट अजय जी, साथ ही साथ कच्चा तेल कैसे देखेंगे आप? यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर आई है, 5% की गिरावट है पिछले एक हफ्ते में। मुझे लगता है $85 के इर्द गिर्द है, 90 या 80। अब वो डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर। नो डाउट हमने देख लिया कि वॉर में कुछ नहीं है कि यूएस और ईरान आमने सामने बैठ ही नहीं पा रहे हैं। अब जो सैंक्शंस है उसके ऊपर ईरान बैक ऑफ करता है या यूएस कहीं ना कहीं इसको स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी है। बट लग रहा है कि जो हायर लो पैटर्न बना है, अब ऐसा लग रहा है कि 1991 का एक रेजिस्टेंट फेस करेगा मार्केट, और नीचे में जल्द हम 81-82 तक का लेवल आते हुए देखेंगे। रुपए पे लेके क्या सेंस है अजय जी, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आई है अब? डेफिनेटली रुपए में कच्चे तेल का बहुत अच्छा रिलीफ हुआ है। आरबीआई ने जो पॉलिसी स्कीम लॉन्च की थी उसमें भी 30 बिलियन का फंड आया, वो भी काफी अच्छा है। आज 700 के ऊपर फिर से हमारे रिजर्व्स आ चुके हैं, बट अभी भी मौसम को लेकर थोड़ा चिंता हम बोल सकते हैं कि कम हुए हैं जुलाई के जो नंबर्स आए उसके बाद भी। बट आई डोंट थिंक कि ये 95-20 के नीचे रुपए ज्यादा मजबूत हो गए या 95-80 के ऊपर जाए। एक कंसोलिडेशन रहेगा अगला 15-20 दिन जब तक कोई नए ट्रिगर्स नहीं आते। पॉइंट टेकन। एक स्टेप बैक लेते हैं, सोने चांदी पर फिर से जाते हैं और हमारे साथ अब इसी पर बात करने के लिए पीपी ज्वेलर्स के पीयूष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी नमस्कार। एक खबर फैल रही है बाजार में कि शायद हम इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम होता हुआ देखेंगे। लॉजिक कहता है कि शायद ना हो, क्योंकि कच्चा तेल अभी भी ऊपर है, भारत में इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, ड्यूटी बढ़ने की बात सेकेंड हाफ में यहाँ पर की जा रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर ज्वेलरी की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से बरकरार हैं यहाँ पर।
आपको कोई लगता है बेस कि शायद हम फेस्टिवल्स के दौरान, फेस्टिवल्स के पहले ड्यूटी कम होता हुआ देखें सोने चांदी में? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूटी कम होगी और ये बहुत अच्छा साइन रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। इट विल बी वेरी गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एंड आई फील कि अगर ड्यूटी कम हुई तो मार्केट में कंज्यूमर्स जो इस टाइम वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो मार्केट में निकलने चाहिए और सोने में जो निवेश लोग रोक के बैठे हैं क्योंकि प्राइस की इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग जो रोक के बैठे हैं वो सब लोग वापस मेरे हिसाब से आने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार ड्यूटी कम कर सकती है। काफी चांसेस हाई हैं कि ड्यूटी कम हो। एज ऑफ नाउ जो सुनने को मिल रहा है वो ये है कि शायद हम 5 से 6% की ड्यूटी यहाँ पर कम होता हुआ देखेंगे। इंडस्ट्री की क्या मांग है? इंडस्ट्री की मांग वो है जी जो ड्यूटी बढ़ाने से पहले थी, जो पहले 6% थी और जिसको बढ़ा के 10% कर दिया था। तो इंडस्ट्री की मांग वही है कि वो वापस गवर्नमेंट 6% इफेक्टिवली कर दी। पीयूष जी, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स इस खबर की वजह से ही हमने काफ़ी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है। एक डिस्काउंट में इंडियन मार्केट्स यहाँ पर चले गए हैं। एमसीएक्स के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इतनी गिरावट नहीं है जितनी सोने चांदी के भावों में हमने भारतीय बाजारों में ऑलरेडी आते हुए देखी है। पीयूष जी, आप कहेंगे कहीं ना कहीं बाजार ने शायद इसको ऑलरेडी फैक्टर इन किया है? 1400 रुपए की गिरावट एमसीएक्स, 1% की गिरावट यहाँ पर है। चांदी में भी काफी हद तक यही हाल है। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी नहीं गिरी है जितनी हमने भारतीय बाजारों में गिरते हुए देखी है। तो क्लियरली 1000 रुपए की गिरावट यहाँ भी। आई थिंक इसका मेन फैक्टर है जो यूएस के नंबर्स आए हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। फर्स्ट फैक्टर वो है, प्लस जो करेंसी में अपन देख रहे हैं करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। जो इंडियन करेंसी अब 95 96 के आसपास टच कर रही है तो उसकी वजह से फर्क पड़ा है। तो जो करेंसी के अंदर जो स्टेबिलिटी है और जो करेक्शन आई है उस वजह से मार्केट के अंदर काफी गोल्ड रेट स्टेबल रहा है इंडियन मार्केट्स पे। तो करेंसी की वजह से इंडियन मार्केट्स में फर्क कम पड़ा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। एंड आई फील नीचे जाने से, क्योंकि मैं पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोग मार्केट में निकल रहे हैं सोना खरीदने। तो लोगों को लग रहा है कि जो बॉटम था, जो लोग वेट कर रहे थे कि बॉटम आएगा, वो बॉटम आके जा चुका है। और जब जब सोना ऊपर जाता है तो मेरी एक्सपीरियंस कहता है कि लोग मार्केट में और आते हैं सोना खरीदने। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है। सो आई वुड लाइक टू से दैट पीपल in India have not stopped buying gold. They have started buying lighter. फेस्टिवल डिमांड आप कैसी बनता हुआ देख रहे हैं पीयूष जी? आप जैसे आपने कहा दे हैव नॉट स्टॉप बाइंग लाइटर ज्वेलरी, लाइटर कैरेटेजेस परहैप्स यहाँ पर लिए जाने लगे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो इनिशियल ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, फुटफॉल्स हैं या प्री बुकिंग्स हैं, क्या वो दर्शाती हैं कि ये वाला फेस्टिवल सीजन कैसा जा सकता है? Hopes are very high as far as jewelers are concerned. I feel the demand comes back in the market how it used to be earlier 3-4 years back. And secondly, I feel कि festive season के अंदर लोग निकल रहे हैं मार्केट के अंदर। But I would like to say something that people are buying small quantities, like जैसे किसी को अगर 1 किलो इन्वेस्ट करना है, 1 किलो तक की ज्वेलरी खरीदनी है एग्जाम्पल, तो वो 200 ग्राम्स अभी ले रहे हैं, 300 ग्राम्स 15 दिन 20 दिन तक वेट करके लेंगे और फिर जैसे जैसे धनतेरस तक पूरी पहुंचेगी उस तरीके से ले रहे हैं, डिपेंडिंग व्हाट ओकेजन दे आर बाइंग फॉर एंड वेदर देयर इज अ वेडिंग इन द फैमिली और व्हाट इज इट। So I feel that like how jewelers are doing, jewelers are not booking a lot of gold in one go. They are booking every day little quantities are being booked because जिस हिसाब से सेल हो रही है उस हिसाब से लोग कवर अप कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आई फील जैसे लाइट वेट जो ज्वेलरी है उस पर बहुत फोकस है जूलर्स का, स्पेशली 18 कैरेट। इवन वी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ 18 कैरेट एंड लाइट वेट ज्वेलरी। द रीजन फॉर दैट इज that people are investing smart and people want lightweight jewelry because budgets have really shaken up because of the price volatility. And I feel in festive season it is going to be very, very good. A lot of people are buying Rakhi bracelets as Rakhi's there tomorrow in India. लाइटर वेट की और जो पहले फुल ब्रेसलेट्स चलते थे लिया है और बाकी उन्होंने थ्रेड लिया है जस्ट टू कीप इट लाइटर इन अ बजट। So, and I feel in times to come, people will start buying festive, how they buy every year. वेल एब्सोल्युटली, कल राखी है और उसकी शॉपिंग ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो गई होगी और सोने चांदी की राखियाँ देना भी यहाँ पर अब इन फैशन है। जैसे उन्होंने कहा लाइट वेट थ्रेड्स और
उस तरह की खरीदारी यहाँ पर हमने बाजार में आते हुए देखी है। पीयूष जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ड्यूटी कट ऑफ कोर्स सभी चाहते हैं कि ड्यूटी कट हो, उसका एक फ़ायदा कंज्यूमर्स को होगा, प्राइसेस इमीडिएटली नीचे आएंगे। एक रिएक्शन हमने ऑलरेडी मार्केट्स में इसका आता हुआ देखा भी है, इवन एज कोई कंफर्मेशन इसको लेकर अभी यहाँ पर नहीं है। अजय जी, आप कैसे देखते हैं प्राइस मूव्स, क्योंकि इस खबर के बाद जैसे मैंने कहा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका नहीं है, लेकिन एक इमीडिएट करेक्शन या इमीडिएट रिएक्शन हमने इंडियन मार्केट्स में जरूर आता हुआ देखा। हाँ बिल्कुल, 2 दिन से जिस दिन से ये न्यूज चल रही है उसके बाद से अपसाइड थोड़ा सा कैप भी हो रहा है, और लग भी रहा था क्योंकि $700 की तेजी के बाद या 1,40,000 से 1,64,000 होने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक भी दिख रहा था, बट ड्यूटी की न्यूज की वजह से बार बार में हम वॉल्टिलिटी थी। बट मेरा पर्सनल मानना है कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेगी, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो थोड़े लंबे समय के, हालांकि थोड़ी बहुत ऐसी अपडेट्स है कि कहीं ना कहीं स्मगलिंग के जो पार्ट्स है वो थोड़े ज्यादा बढ़ते हुए जरूर दिखे हैं, बट लेट्स होप कि अगर ड्यूटी में कटौती आती है तो अगेन वापस जो इंपोर्ट्स है हमारे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बट प्राइस वाइज अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कल जब तक फेड के चेयरमैन की स्पीच नहीं आती, मार्केट एक दायरे में रहेगा। जो 1,57,000 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1,64,000 का हायर साइड में बेटर रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए जहां पे 1,57,000 के करीब लेके चलिए, 1,64,000 तक के लेवल मुझे लगता है कि सोमवार तक मिलनी चाहिए। पॉइंट टेकन। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जोड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ जैसे उन्होंने कहा कि स्मगलिंग बढ़ रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई तो इंपोर्ट्स बेहतर होंगे, लेकिन सामने लॉजिक वही है कि कच्चा तेल अभी भी ऑन द हायर साइड है, करंट अकाउंट डेफिसिट की चिंताएं अभी भी हैं, और एक पॉलिसी इतने शॉर्ट टर्म के लिए शायद ना ही बनाई गई हो, और जस्ट बिकॉज ज्वेलरी इंडस्ट्री इसे मांग रही है त्योहारों से पहले क्या इसे चेंज किया जाएगा? ऑफकोर्स ये बड़ा सवाल है, आगे जाकर इसके ऊपर नजर रखेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि आज ओपनिंग मार्केट में यहां पर G-Sex की कीमतों में गिरावट आते हुए नजर आई। शुक्रवार को वीकली ऑक्शन से पहले ये गिरावट है, और 6.94% रेट वाले 2036 के बॉन्ड का ऑक्शन होगा, तो उसके पहले मार्केट ने ये ट्रेंड चूज किया है। ट्रेडर्स ने बॉन्ड बाजार में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट की वजह से है। दूसरी चीज़ यहाँ पर US ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट है, जिसका भी हमने यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखा है। हैविंग सेड दैट, बाजार काफ़ी चीज़ों पर नज़र रखेगा। उसमें से एक है US और ईरान शांति वार्ता, जिसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन अभी तक नहीं है। साथ ही साथ भारत की जून तिमाही के GDP आंकड़े यहाँ पर मंडे को आ जाएंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। फॉरेन इनफ्लोज कैसे रहते हैं उसके ऊपर भी बाजार यहाँ पर क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी सारी प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस आज भी यहाँ पर बाजार में हैं। अग्रो कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पर 3.8 बिलियन के लिए ये बाजार में है, और अगस्त 2031 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी कंपनी जो आपकी स्क्रीन पे है वो होम फर्स्ट फाइनेंस है, 1.5 बिलियन के लिए ये भी मार्केट्स में है, अगस्त 2031 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ। जियो क्रेडिट, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कंपनी है, ये 20 बिलियन जुटाना चाहते हैं, और ये बॉन्ड्स लेकर आए हैं जो कि 2029 में यहाँ पर मैच्योर होंगे। हिम्मत सिंह का यहाँ पर बाजार में है 5.5 बिलियन, ये भी जुटाना चाहते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू ये भी आज बाजार में यहाँ पर शामिल हैं। टोयोटा फाइनेंशियल अभी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1.99 बिलियन, ऑलमोस्ट 2 बिलियन जुटाने की इनकी भी कोशिश है, और जुलाई 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये बाजार में हैं। मेपल इंफ्रा 7 बिलियन जुटाना चाहते हैं, और स्टेट ओन्ड कंपनी REC यहाँ पर मार्केट्स में है। REC ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर बाजार में या खबरों में है, लेकिन 60 बिलियन ये रेज करना चाहते हैं, और डिफरेंट डेट्स की मैच्योरिटी वाले 2 बॉन्ड्स के साथ ये पैसा रेज करने की कोशिश में है। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स